नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों जीके पर चैनल पे आपका स्वागत है। मुझे आशा है आप जहाँ स्वस्थ हैं, मस्त हैं, आपकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही है। दोस्तों इसी उद्देश्य से मैं एक छोटा सा वीडियो जिसमें सीडीपी के 10 एमसीक्यू हैं दोस्तों, तो इसको हल करेंगे तो आपको एक आइडिया मिलेगा किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं और किस प्रकार से प्रश्नों को हल किया जाता है, ऑप्शन को कट किया जाता है दोस्तों, और करेक्ट ऑप्शन को टिक किया जाता है। ठीक है, तो चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए दोस्तों पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है समाजीकरण शब्द का अर्थ है। तो देखते हैं इन चारों ऑप्शन में कौन सा ऐसा वाक्य है जो समाजीकरण शब्द को व्यक्त करता है। तो पहला ऑप्शन है सामाजिक मानदंडों का निरंतर पालन करना, सामाजिक मानदंडों के खिलाफ विद्रोह, सामाजिक विविधता को समझना और समाज में समायोजन। तो सामाजिक मानदंडों का निरंतर पालन करते रहना आंख बंद करके सही नहीं होता है, और उसका विद्रोह करते रहना नहीं सही रहता है। केवल सामाजिक विविधता को समझे और उसका पालन करें तो भी नहीं सही है। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों समाज में समायोजन। ये जो समायोजन शब्द है वो इन तीनों को समाहित कर लेता है दोस्तों। ठीक है, तो इसलिए करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। दूसरा क्वेश्चन है विचार न केवल भाषा को निर्धारित करता है बल्कि उससे पहले भी होता है। निम्नलिखित में से यह विचार प्रस्तुत किया किसने किया? तो जीन पियाजे ने किया, कोहलबर्ग ने किया, पावलोव ने किया, व्यंगोव्स्की ने किया। किसने किया दोस्तों? तो जीन पियाजे का है संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत, कोहलबर्ग का है नैतिक विकास का सिद्धांत, और पावलोव का है शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत। ये है इसका राइट आंसर व्यंगोव्स्की। व्यंगोव्स्की ने माना है कि भाषा व्यक्ति के व्यवहार और समाज को समझने की महत्वपूर्ण इकाई है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत हेंज की दुविधा का सबसे अच्छा वर्णन करता है? तो हेंज नामक व्यक्ति का वर्णन किस सिद्धांत में है? व्यंगोव्स्की के सिद्धांत में है कि पियाजे के सिद्धांत में है कि कोहलबर्ग के सिद्धांत में है कि बिने के सिद्धांत में है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा कोहलबर्ग का सिद्धांत। इसमें कोहलबर्ग ने एक हेंज नाम के व्यक्ति का वर्णन किया है, जिसमें हेंज की कहीं कहीं माता को कहता है तो कहीं कहीं पत्नी को कहता है कि हेंज नाम का व्यक्ति है, उसकी पत्नी बीमार रहती है तो उसको दुविधा रहती है, मतलब दवा, डॉक्टर बोलता है कि ये महत्वपूर्ण दवा है, जरूरी है, तब आपकी पत्नी या माँ बच सकती है। तो उससे इनकी जो नैतिक विकास की अवस्थाएं होती हैं, स्तर होते हैं, 3 स्तर होते हैं, पूर्व परंपरागत, परंपरागत और उत्तर परंपरागत या पश्चिम परंपरागत। तो इनकी दो दो अवस्थाएं होती हैं, हर हर के मतलब 6 अवस्थाएं होती हैं। तो इन 6 अवस्थाओं में किन अवस्थाओं में क्या दुविधा होती है उसी का वर्णन है। तो यह कोहलबर्ग के सिद्धांत नैतिक विकास के सिद्धांत में है, तो इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा तीसरा। मुझे आशा है कि आपको समझ में आया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। चौथा नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। विकास को आकार देने वाले पर्यावरणीय कारकों में निम्नलिखित में सभी शामिल हैं। तो इसमें देखते हैं कौन कौन से सभी शामिल हैं। तो एक नहीं शामिल होगा, तो जो नहीं शामिल होगा उसी को हमें टिक करना है। शिक्षा की गुणवत्ता है, तो पर्यावरणीय मतलब हमारे आसपास के वातावरण है, तो शिक्षा होती है। पोषण की गुणवत्ता होती है, संस्कृति हमारे वातावरण या तो पर्यावरण में होती है, शारीरिक बनावट ही नहीं है। तो इसका मतलब राइट आंसर यही होगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं दोस्तों। 5वां नंबर क्वेश्चन, शारीरिक लक्षण जैसे ऊंचाई, आंखों का रंग, हड्डियों की संरचना और बाल, ये क्या होते हैं? प्राथमिक गुण होते हैं, द्वितीय गुण होते हैं, विरासत में नहीं मिला, विरासत में मिला। तो इसका क्या होता है? जीन प्रभावकारी होता है। जो जीन प्रभावकारी होता है उसी तरह से आंखों का रंग होता है, हड्डियों की संरचना और बाल होते हैं, ऊंचाई, ये सब चीजें होती हैं। तो ये
चौथा ऑप्शन सही होगा। चलिए आगे देखते हैं, विकास कहाँ से शुरू होता है। तो कोई कोई जल्दबाजी में रहेगा तो कहेगा शैशवावस्था से, ठीक है। शैशवावस्था, जन्म से पूर्व अवस्था, पूर्व बाल्यावस्था, बाल्यावस्था के बाद की अवस्था। तो सबसे सटीक आंसर है जन्म पूर्व अवस्था। तो दोस्तों विकास जब भ्रूण अवस्था में बच्चा होता है तभी से शुरू हो जाता है, ठीक है। चलिए आगे का क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। व्यक्ति अपनी गलतियों से सीखता है, यह कथन किस शिक्षण सिद्धांत पर आधारित है। स्टिमुलस कंडीशन पर, अंतर्दृष्टि पर, यह है शास्त्रीय अनुबंधन के सिद्धांत पावलोव का, अंतर्दृष्टि का सिद्धांत कोहल वर्ग का, परीक्षण और त्रुटि थॉर्नडाइक, और शास्त्रीय कंडीशन पावलोव। तो यह राइट आंसर परीक्षण और त्रुटि, ठीक है। त्रुटि करते करते ही व्यक्ति सीख जाता है चीजें। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। जीन पियाजे के अनुसार बच्चे अमूर्त तर्क और विवेक कौशल का विकास किस दौरान करते हैं। तो दोस्तों जीन पियाजे की 4 अवस्थाएं हैं। संवेदी पेशीगामक अवस्था, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था और अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था। तो दोस्तों यहाँ बोला गया है कि बच्चे अमूर्त तर्क करते हैं, तो ये चौथी नंबर की अवस्था अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था, जिसमें बच्चे अमूर्त तर्क करना, विवेक कौशल, चिंतन मनन, ये सब चीजें इसमें स्टार्ट हो जाती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा औपचारिक परिचालन चरण। पूर्व परिचालन नहीं होगा, संवेदी गतिशील चरण नहीं होगा, ठोस मतलब मूर्त संक्रियात्मक अवस्था होती है जो, वो है ठोस परिचालन, तो ये नहीं होगा। तीसरा ऑप्शन सही होगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। तो दोस्तों एग्जाम में इतना दबाव होता है कि हमारे आंखों पर पट्टी बन जाती है, हमें ये नहीं शब्द नहीं दिखता है, तो हम ऑप्शन में तो 3 सही रहते हैं, तो उसी तीनों सही में से किसी को टिक मार के चले आते हैं और खुश रहते हैं कि हमारा सही हुआ सही हुआ, बाद में पता चलता है गलत हो गया, ठीक है। चलिए तो नहीं को टिक कर लीजिएगा, पहले ध्यान दीजिएगा, और पहले ऑप्शन को देखकर दूसरे ऑप्शन के देखकर टिक मत करिएगा, पहले चारों ऑप्शन को मिला लीजिएगा, सही कर लीजिएगा, तब टिक करिएगा, ठीक है। चलिए विद्यार्थियों की त्रुटियां उनकी विचार प्रक्रिया के बारे में जानकारी देती हैं, सही है। गणित में त्रुटियां सीखने का हिस्सा होती हैं, सही है। गणित में त्रुटियां शिक्षकों को पाठ्य योजना में बनाने में मदद करती हैं, सही है। विद्यार्थियों की गलतियों को नजरअंदाज किया जाना चाहिए, तो विद्यार्थियों की गलतियों को नजरअंदाज नहीं किया जाना चाहिए, ये गलत है। तो इसमें बोला कौन सा नहीं है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। तो इसका राइट आंसर तीसरा है, गणित में त्रुटियां शिक्षकों को अपने पाठ की योजना बनाने में मदद करती हैं, ठीक है। बाकी ये सब सही है, इसलिए कट कर जाते हैं, ये वाला तीसरा सही है, ठीक है। चलिए समावेशी शिक्षा में क्या शामिल है। तो दोस्तों समावेशी शिक्षा में देखते हैं क्या शामिल है। सभी शिक्षार्थियों के लिए मानक पाठ्यक्रम, छात्रों को उनकी योग्यता के आधार पर पृथक्करण में वर्गीकरण करना सही नहीं है दोस्तों। समावेशी शिक्षा में विशेष आवश्यकता वाले शिक्षार्थियों को केवल व्यावसायिक शिक्षा का प्रावधान, ये भी नहीं है। व्यक्तिगत अंतरों की मान्यता के परिणाम स्वरूप पाठ्यक्रम में लचीलापन, तो ये सही होगा, क्योंकि समावेशी शिक्षा में सभी प्रकार के बच्चे होते हैं, ठीक है। तो इसलिए उनके अंतरों की मान्यता के परिणाम स्वरूप ही पाठ्यक्रम में लचीलापन होना चाहिए, ये सही है। तो दोस्तों मुझे आशा है कि वीडियो आपको पसंद आया होगा।
अगर कोई त्रुटि लगे तो कमेंट ज़रूर करिएगा, वीडियो अच्छा लगे तो भी कमेंट करिएगा, और कितने क्वेश्चन आपके सही हुए वे ज़रूर बताइएगा दोस्तों। और इस वीडियो को सपोर्ट करिएगा, लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर करिएगा दोस्तों। और वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। थैंक यू।